हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास गाइस। आज हम लोग इन्वायरमेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। तो चलें, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग और उसका इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे बच्चों कि ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं। ठीक है। तो जैसे आपसे स्क्रीन पे एक डेफिनेशन मैं सामने बोल रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्लाइमेट। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी अर्थ का जो सरफेस है और उसकी नियमित रूप से जो गर्म होने की प्रक्रिया है, लगातार उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो अब बात है जो वैश्विक तापन, हिंदी में बोल देंगे। तो ये वैश्विक तापन होता कैसे है, उसके पीछे का उसके जिम्मेदार क्या है, उसके रीजन क्या है। तो वैसे आपने एक कहावत सुना होगा कि चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है भाई, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। लेकिन आप कुछ साल के बाद देखेंगे आज जो चीजें हैं वो नहीं होंगी। ठीक है। तो इसी तरीके से लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, अर्थ में भी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इस ग्लोबल वार्मिंग में और ज्यादा चेंजेस, बड़ी तेजी से हम लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं चेंज होने में। ठीक है। तो वैश्विक तापन स्तर जो हमारे मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण या उष्मा संतुलन में जो परिवर्तन है और उसी वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि हो जा रही है, जैसे कि जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, हम लोग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और इसी टेम्परेचर में लगातार और अगर बढ़ोतरी मेंटेन रहे तो उसमें क्या होता है, एक समय के बाद हमें उसका देखने को मिल जाता है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल जाती है। तो इसी सीक्वेंस में अब आइए हम लोग बच्चों देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कॉजेस हम देख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, यानी जो जीवाश्म ईंधन हम जलाते हैं। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ हमें जरूरत की चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करते हैं, हम लोग व्हीकल्स यूज करते हैं, कार यूज करते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम इनका इस्तेमाल करने के लिए उसमें बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल्स का बर्न कर रहे हैं। जैसे हम पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं, उसमें से भी हानिकारक गैसें CO2 रिलीज हो रहा है, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो एक तो रीजन ये है कि हम अपनी आसानी के लिए ये जरूरत भी है, लेकिन क्या हम इनको कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये सब मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा। तो कहने का मतलब है जीवाश्म ईंधन जलाना। जब हम बिजली कार बनाने के लिए ठंडा या गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, तो हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अपनी आशाइश, अपने आराम के लिए। तो हमने ये सारी चीज इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका डिस इंपैक्ट बच्चों हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ रहा है, हमारे अर्थ पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और यहां से एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर देखते हैं इसका और क्या कॉजेज हो सकता है। एक बहुत बड़ा कॉजेज, जैसे अभी मैंने आपको बोला, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है लगातार हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मतलब क्लाइमेट में, बहुत ज्यादा अहमियत उनकी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से क्या, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम अपने डेवलपमेंट के नाम पर, हम अपनी आसानी के लिए लगातार हम डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे, प्लांटेशन को या ट्रीज को हम लोग लगातार काटते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर क्या होगा कि जो हमें फ्रेश एयर मिल रही है, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं पृथ्वी पे, अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या जो भी जहरीली गैस है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से सभी को नुकसान होगा। ह्यूमन के साथ साथ पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हमें यहां पे देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है बेटा, बच्चों, फैक्ट्रीज है। देखो, अब एक तरफ तो हम लोग ने डिफॉरेस्टेशन देख लिया, दूसरी तरफ फैक्ट्रीज भी कहीं ना कहीं इसका एक कंट्रीब्यूशन है, कॉजेज है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अब डेली लाइफ में हम लोग जो डेली की चीज यूज करते हैं ना, हम लोग अपनी नेसेस डेली, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज का इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज में ही वो सारी चीजें बन रही हैं। तो इससे क्या होगा, फैक्ट्रीज से निकलने वाला क्या हो रहा है, जो धुआं है, वो भी हमारे नेचर को, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा वातावरण दूषित हो रहा है और हम यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में या बाकी की जो गैसेज है उसमें इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो फैक्ट्रीज भी इसका एक कॉजेज हम लोग कह सकते हैं। फिर बच्चों आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज। अब जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज में तो लगभग सारी चीजें आ जाएंगी कि एक
इंसान होने के नाते हम अपनी डेली की चीजों को, जैसे भी अभी मैंने बोला कि फैक्ट्रीज भी ह्यूमन ही चला रहा है, हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना तो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम यहाँ पे पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे CO2 को क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी हानिकारक गैसों को यहाँ पे हम बढ़ावा दे रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल को कम कर रहे हैं, फ्रेश एयर हमें कम मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी आपकी ही एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। और पृथ्वी का जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है बच्चों, एवरेज टेम्परेचर में लगातार इंक्रीमेंट होता जा रहा है। हमारी वजह हम पोल्यूशन फैला रहे हैं लगातार, हम बहुत सारी चीजें यहां पे कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं चीजों को। चलें आगे देखेंगे। अब जो ये चीजें हम लोग कर रहे हैं और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का बच्चों इफेक्ट क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हम देख सकते हैं कि जैसे ही एवरेज टेम्परेचर हम अर्थ का बढ़ रहा है, ठीक है, राइजिंग सी लेवल ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन, यानी आप देख सकते हो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होगा। जब भाई टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो ओशियन है, महासागर है, तो इसके आसपास जो हमारी ग्लेशियर्स है वो पिघलेगी, और वो जो बर्फ पिघल के ओशियन में जाएगी, तो ओशियन का जो सी लेवल है हमारा, सी लेवल में क्या होगा बच्चों, सी लेवल में इंक्रीमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान क्या होगा कि जब जो समुद्र के किनारे जो नगर हैं, जो देश हैं, या जो कह लीजिए जो आइलैंड है उसके आसपास, वो सब डूब जाएंगे, तो बहुत बड़ा हजार्डियस कंडीशन हमें यहां पे देखने को मिलेगी। सोचिए एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका डिसइंपैक्ट, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और सी लेवल में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब कहेंगे सर सी लेवल बढ़ जा रहा तो उससे क्या होगा। भाई सी लेवल देखिए, बर्फ, यहाँ की बर्फ देख रहे हैं आप लोग, जब ये बर्फ पिघलेगा तो बताइए पिघल के कहां जा रहा है, ओशियन में जा रहा है, और ओशियन में जा रहा है तो ओशियन का लेवल बढ़ रहा है, जिससे हम लोग जहां पे रह रहे हैं उसके आसपास को वो पूरी तरीके से इफेक्ट करेगा फ्यूचर में। इसीलिए ये बहुत सारी चीजें हमें समझना होगा इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अब क्या हो रहा है यहां पे बच्चों, जो समुद्र की सतह भी लगातार गर्म हो रही है, तो ये भी एक डिसइंपैक्ट है, जिससे क्या होगा, हमारी बहुत सारे जो जलीय जीव जंतु होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, उनको भी हम हार्म पहुंचा रहे हैं बच्चों। हम ऐसे जानवरों को, ऐसे जलीय जीव जंतुओं को हम हार्म पहुंचा रहे हैं जो उनकी लाइफ के लिए, उनके उनके हैबिटेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन हम वहां पे क्या कर रहे हैं, वो लगातार गर्म होगा तो इसका भी डिसइंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा चेन क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी और बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्रेक होगा। अब इन सब चीजों की वजह से नुकसान किसे होना है, नुकसान हमें और आपको, यानी कि ह्यूमन बींग्स को ही होना है। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे भाई, जब सारी चीजें होंगी, यहाँ पे अर्थ टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, समुद्र और पृथ्वी का सरफेस हमेशा गर्म रहेगा, सी लेवल ग्लेशियर्स पिघलेंगे, सी लेवल्स बढ़ेगा, आसपास के एरिया भी डूबेंगे, फिर साथ में हमें नुकसान भी होगा, बहुत सारी डिजीजेस फैलेंगी। जैसे देखिएगा क्या क्या डिजीजेस यहाँ पे फैलेंगी, जल जनित बीमारियां तो ऑब्वियस सी बातें होंगी पानी की वजह से, डेंगू, मलेरिया वगैरह, ये सब सारी चीजें। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बाकी बहुत सारी डिजीजेस होने का खतरा हमको मंडरा रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसको हमें समझना होगा। फिर अब बच्चों सिर्फ तो डिजीजेस ही नहीं होगा, अब आगे देखेंगे और क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं हमारी ग्लोबल वार्मिंग, जैसे इफेक्ट हम सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। अब इंसानों पर तो भाई एक तो बीमारी का हमें डिजीजेस का खतरा वो मंडरा रहा है। दूसरी चीज, अगर एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में भी, कृषि और खाद्य सुरक्षा को भी अब ये डिस्टर्ब करेगा ये चेन। अब कैसे करेगा समझते हैं बच्चों। देखिए, जब पूरी तरीके से अर्थ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो भी हम, जो किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो जो खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो जो फर्टाइल लैंड है, तो फर्टाइल लैंड नहीं रह जाएगी। पहली चीज, फर्टाइल लैंड हमारी नहीं रह जाएगी, सब के सब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो हमें अच्छे से हमारी फूड सिक्योरिटी पूरी हो रही है, जिससे हमें अनाज मिल रहा है, वो सारे के सारे अच्छे अनाज नहीं होंगे। कहने का मतलब है हम कुछ भी, क्योंकि देखिए आप जानते होंगे जैसे बच्चों, मौसम पे, नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड होती है हमारी जितने भी अनाज वगैरह, फसलें वगैरह होती हैं, क्रॉप्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, मौसम से। जैसे अभी जैसे ठंड का वक्त चल रहा था या गया जाने वाला है, तो इस समय हम लोग अलग अलग क्रॉप्स हुआ यहाँ पे करते हैं, ठीक है, उसके बाद कल्टीवेशन करेंगे। तो ऐसे ही अगर नेचर को हम डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं मौसम डिस्टर्ब होगा, और मौसम डिस्टर्ब होगा तो उसका असर हमारे क्रॉप्स पे जाएगा, फसलों पे जाएगा। अब बताइए फसलों को जाएगा तो फसलों से नुकसान क्या होगा, पहले तो किसानों को
भाई सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और सिर्फ किसानों को नहीं, ये सोचेंगे कि अरे तो किसानों को नुकसान हो रहा है, बच्चों सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं होगा। जब फसल ही अच्छी मात्रा में नहीं होगी, भाई किसान ही तो जा करके बाजार में अपनी फसल बेचते हैं, गवर्नमेंट जो इनको एमएसपी प्राइस देती है गवर्नमेंट लेती है, बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के फॉर्म में दुकानों पे आता है, दुकानों से हम खरीदते हैं मार्केट से। तो ठीक है, वही चीज होगा जब अच्छी फसल होगी ही नहीं, जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा ही नहीं बच्चों, तो जो हमको भोजन मिल रहा है, जो फूड सिक्योरिटी, जो हम लोगों को खाद्य सुरक्षा है, वो कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। जब हमको प्रॉपर हमारे पास फसल ही नहीं है तो हम खाएंगे क्या? दाल ही नहीं होगी हमारे पास, चावल नहीं होगा, गेहूं इससे आटा वगैरह रोटी नहीं हो पाएगी, तो हम खाएंगे क्या? हम बनाएंगे क्या? खाएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं नुकसान किसका जिसका हो रहा है, देख रहे हैं। एक तरफ तो हमें डिजीजेस बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारे एग्रीकल्चर को, किसानों को नुकसान पहुंच रहा है, तीसरी तरफ किसानों की ही वजह से, या यूं कह लीजिए जब वो अच्छी फर्टाइल लैंड नहीं होगी, अच्छी खेती नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, फसलें सरप्लस नहीं होगी, या अच्छे प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हम भी तो नहीं, हमारे तक भी तो नहीं पहुंच पाएगी। और उसके बाद जब चीजें कम रहती हैं तो आपने इकोनॉमी में एक रूल पड़ा होगा, तो भाई इसके बाद महंगाई, इन्फ्लेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो इसके पीछे का भी एक रीजन ये भी है। दूसरी चीज फूड सिक्योरिटी की भी हो रही है, सभी तक भोजन पहुंच नहीं पाएंगे, लोग भूखे मरने लगेंगे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। इसी वजह से बच्चों ये टॉपिक पढ़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब सब कुछ डिस्टर्ब, नेचर डिस्टर्ब, मौसम डिस्टर्ब, तो क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट हमें आपको भुगतना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि सर अगर ये सारी चीजें हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, और इसके पीछे का रीजन कॉजेज ये रहा हमारी एक्टिविटीज की वजह से, साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसको भी हमने देख लिया। तो सर अब प्रिकॉशन भी देख लेते हैं, यानी कि ये बचाव के तरीके क्या हैं। हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को यहाँ पे देख रहे हैं, ऑलवेज फॉलो दिस स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, आप स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखा है। सबसे पहले तो जैसे अभी मैंने कहा कि जैसे हम लोग पेट्रोल, डीजल, कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, हानिकारक गैसें निकल रही हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोल एंड गैस, तो कोल, कोयला से और गैस से उत्पन्न बिजली की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी, ये प्रिकॉशन है बच्चों। यानी कि अब हमारी गवर्नमेंट, देखिए आप देख रहे होंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, वो किस पे फोकस कर रही है, आए दिन योजनाएं, प्लानिंग, बहुत सारी योजनाएं निकल रही हैं, बहुत सारी नीतियां बना रही है सरकार, उसमें आप देखते होंगे सोलर एनर्जी की बात कर रही होगी, और यहाँ पे आपको सब्सिडी भी देने की बात करती है गवर्नमेंट कि आप अपने घरों में सोलर पैनल लगाइए, हम आपको उसमें सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारी स्कीम्स चल रही है यहाँ पे गवर्नमेंट की, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी मोटिवेट कर रही है। आज साथ ही साथ हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ की तरीके से, हमारे देखिएगा ग्रीन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे नेचर, हम इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली सारी चीजों की बात करते रहते हैं। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, ई व्हीकल्स देख रहे होंगे, काफी मात्रा में गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है हमारी, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शन है कि हम कोल से, गैस से, पेट्रोल से, डीजल से, इन सारी चीजों, भाई इलेक्ट्रिसिटी तो कोल और गैस से हम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकते हैं सोलर पे और विंड एनर्जी पे, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। दूसरी चीज जैसे व्हीकल्स है, डेली की यूज में है, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम अपनी कहीं पे भी जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसके लिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका भी ऑप्शन हमें दिया गया है कि अब हमारे पास ई व्हीकल्स, यानी कि अब उसके साथ ही साथ अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी आ रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तो इसके साथ ही साथ इन सब चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज देखा होगा बच्चों, हमें कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि जो हम प्लांटेशन करते हैं, जैसे अभी जब बारिश का वक्त आएगा तो उसी के समय में जुलाई उलाई के करीब इंडिया में प्लांटेशन शुरू होते हैं हर स्टेट में। हम इंडिया की पूरी बात कर रहे हैं, देखिएगा गवर्नमेंट हो, बहुत सारे एनजीओज हो बेटा, वो प्लांटेशन को क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट हो या एनजीओज हो, और ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट और एनजीओज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, मोर प्लांटेशन करें, ज्यादा से ज्यादा हम पौधों को लगाएं, जो आगे चलकर वो पेड़ बने। और पौधे को लगाने से पेड़ का फायदा क्या है, आपने अक्सर पढ़ा होगा, और आज भी मैं बता दे रहा हूं बेटा, इसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल होता है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन कंट्रोल होता है, बहुत ही फ्रेश एयर हमको आपको मिलती है, और साथ ही साथ एवरेज टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो भी क्या करेगा, कम होगा, डिक्लाइन होगा। अगर आप, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप एक मैदानी एरिया से पेड़ पौधों के एरिया की तरफ जहां ग्रीनरी है वहां जाइए, अचानक से देखिए आपको ठंड लगने लगता होगा,
अचानक से आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता होगा, एकदम फ्रेश एयर वहां पे मिलती होगी, तो आप कहते हो कि अचानक से इतना सडन कैसे चेंज आया? वो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज प्लांटेशन, पेड़ों की वजह से इतनी ज्यादा अहमियत रखता है हमारे लाइफ में पेड़ पौधे। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे जो कोल और गैसेस से बन रही है उसको हम सोलर और विंड एनर्जी की तरफ, विंड इलेक्ट्रिक सोलर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो हम व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, ई व्हीकल्स की तरफ हम हाइड्रोजन फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। इस तरह से हमारी गवर्नमेंट भी बात कर रही है, तो हम उसकी तरफ मूव हमें होना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारे प्लांटेशन हमें करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है बच्चों, वो क्या होगा, मेंटेन होगा कहीं ना कहीं, और जिसकी वजह से फिर हमें फायदा होगा। ग्लोबल वार्मिंग पे हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे, क्लाइमेट चेंज होने में काफी हद तक हम कंट्रोल कर। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर हम कल के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।